एडवर्ड, उन्होंने उसे ढूंढ लिया है महाराज। नीड जल्दी से उठ खड़ा हुआ। हमारे आदमी या लेनिस्टर के? ये जॉरी थी, उनके प्रबंधक वायोन पूल ने जवाब दिया। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, भगवान का शुक्र है, नीड ने कहा। उसके आदमी पिछले 4 दिनों से आर्या की तलाश कर रहे थे, लेकिन रानी के आदमी भी शिकार के लिए बाहर गए हुए थे। वो कहाँ है? जॉरी से कहो कि उसे तुरंत यहाँ ले आए। मुझे खेद है मेरे प्रभु, पूल ने उससे कहा। गेट पर पहरेदार लेनिस्टर के आदमी थे, और जब जॉरी उसे लेकर आई तो उन्होंने रानी को सूचित किया। उसे सीधे राजा के सामने ले जाया जा रहा है। लानत है उस औरत पर, नीड ने कहा, दरवाजे की ओर बढ़ते हुए। सांसा को ढूंढो और उसे दर्शकों के कमरे में ले आओ। उसकी आवाज की जरूरत पड़ सकती है। वो गुस्से में लाल होकर टावर की सीढ़ियां उतरा। उसने पहले 3 दिनों तक खुद ही खोजबीन का नेतृत्व किया था, और आर्या के गायब होने के बाद से मुश्किल से 1 घंटा भी सोया था। आज सुबह वह इतना दुखी और थका हुआ था कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन अब उसका गुस्सा उस पर हावी हो गया था, जिससे उसमें ताकत भर गई। महल के प्रांगण से गुजरते समय लोगों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन नीड ने जल्दबाजी में उनकी अनदेखी की। वह भाग सकता था, लेकिन वह अभी भी राजा का हाथ था, और एक हाथ को अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। वो उन आंखों से अवगत था जो उसका पीछा कर रही थीं, उन बुदबुदाती आवाज़ों से जो सोच रही थी कि वह क्या करेगा। ये महल ट्राइडेंट के दक्षिण में आधे दिन की सवारी पर स्थित एक मामूली जगह थी। शाही दल ने खुद को बिन बुलाए मेहमान बना लिया था अपने स्वामी सर रेमुंड डेरी के, जबकि आर्या और कसाई के लड़के की तलाश नदी के दोनों किनारों पर की जा रही थी। वे स्वागत योग्य आगंतुक नहीं थे। सर रेमुंड राजा की शांति के तहत रहता था, लेकिन उसका परिवार ट्राइडेंट में रेगर के ड्रैगन बैनर के नीचे लड़ा था, और उसके 3 बड़े भाई वहीं मर गए थे, एक सच्चाई जिसे न तो रॉबर्ट और न ही सर रेमुंड भूल पाए थे। राजा के आदमियों, डेरी के आदमियों, लेनिस्टर के आदमियों और स्टॉक के आदमियों के साथ एक महल में ठूंस दिया गया जो उनके लिए बहुत छोटा था, तनाव गर्म और भारी हो गया। राजा ने सर रेमुंड के दर्शक कक्ष को अपने अधिकार में ले लिया था, और यहीं नीड ने उन्हें पाया। जब वो अंदर घुसा तो कमरा भीड़-भाड़ वाला था। उसने सोचा कि बहुत भीड़-भाड़ है, अकेले रहने पर वो और रॉबर्ट इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा सकते थे। रॉबर्ट कमरे के दूर छोर पर डेरी की ऊंची सीट पर झुका हुआ था, उसका चेहरा बंद था और वो उदास था। सेर्सी लेनिस्टर और उसका बेटा उसके बगल में खड़े थे। रानी ने अपना हाथ जोफ्रे के कंधे पर रखा हुआ था। लड़के की बाह पर अभी भी मोटी रेशमी पट्टियां बंधी हुई थीं। आर्या कमरे के बीच में खड़ी थी, जॉरी कैसल के अलावा अकेली, हर कोई उस पर नजर रखे हुए था। आर्या, नीड ने जोर से पुकारा। वो उसके पास गया, उसके जूते पत्थर के फर्श पर बज रहे थे। जब उसने उसे देखा, तो वह चिल्लाई और रोने लगी। नीड एक घुटने पर बैठ गया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वह कांप रही थी। मुझे माफ कर दो, वह रो पड़ी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है, उसने कहा। वो उसकी बाहों में बहुत छोटी सी लग रही थी, एक दुबली पतली सी बच्ची के अलावा कुछ नहीं। ये समझना मुश्किल था कि उसने इतनी परेशानी कैसे खड़ी कर दी। क्या तुम्हें चोट लगी है? नहीं, उसका चेहरा गंदा था, और उसके आंसुओं ने उसके गालों पर गुलाबी निशान छोड़ दिए थे। थोड़ी भूख लगी है, मैंने कुछ जामुन खाए, लेकिन कुछ और नहीं खाया। हम जल्द ही तुम्हें खाना खिला देंगे, नीड ने वादा किया। वह राजा के सामने खड़ा हो गया। इसका क्या मतलब है? उसकी नज़र कमरे में घूम रही थी, दोस्ताना चेहरों की तलाश में। लेकिन उसके अपने आदमियों के लिए वे काफी कम थे। सर रेमुंड डेरी ने अपनी नज़र अच्छी तरह संभाली। लॉर्ड रेनली ने एक आधी मुस्कान पहनी थी जिसका कुछ भी मतलब हो सकता था, और बूढ़ा सर बैरिस्टन गंभीर था। बाकी लेनिस्टर के आदमी थे, और शत्रुतापूर्ण। उनका एकमात्र सौभाग्य ये था कि जेमे लेनिस्टर और सेंडर क्लेगन दोनों गायब थे, जो ट्राइडेंट के उत्तर में खोज का नेतृत्व कर रहे थे। मुझे क्यों नहीं बताया गया, क्या मेरी बेटी मिल गई है? नीड ने पूछा, उसकी आवाज़ गूंज रही थी। उसे तुरंत मेरे पास क्यों नहीं लाया गया? उसने रॉबर्ट से बात की।
लेकिन जवाब सेर्सी लैनिस्टर ने दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने राजा से इस तरह बात करने की? इस पर राजा ने हलचल मचाई। चुप रहो, औरत, उसने झट से कहा। वह अपनी सीट पर सीधा खड़ा हो गया। मुझे खेद है, नीड। मेरा कभी भी लड़की को डराने का इरादा नहीं था। उसे यहाँ लाना और जल्दी से काम निपटाना ही सबसे अच्छा लगा। और यह क्या काम है? नीड ने अपनी आवाज में बर्फ डाल दी। रानी आगे बढ़ी। तुम अच्छी तरह जानते हो, स्टॉक। तुम्हारी इस लड़की ने मेरे बेटे पर हमला किया। उसने और उसके कसाई के लड़के ने। उस जानवर ने उसका हाथ फाड़ने की कोशिश की। ये सच नहीं है, आर्या ने जोर से कहा। उसने उसे बस थोड़ा सा काटा था। वह माइका को चोट पहुंचा रहा था। जॉफ ने हमें बताया कि क्या हुआ था, रानी ने कहा। तुम और कसाई लड़के ने उसे डंडों से पीटा और उस पर अपना भेड़िया छोड़ दिया। ऐसा नहीं था, आर्या ने कहा, फिर से आंसू के करीब। नीड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ, ये सच है, राजकुमार जोफ्रे ने जोर देकर कहा। उन सभी ने मुझ पर हमला किया और उसने शेर का दांत नदी में फेंक दिया। नीड ने देखा कि उसने बात करते समय आर्या की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। झूठा, आर्या चिल्लाया। चुप रहो, राजकुमार चिल्लाया। बस हो गया, राजा ने अपनी सीट से उठते हुए कहा, उसकी आवाज में जलन थी। सन्नाटा छा गया। उसने अपनी घनी दाढ़ी के बीच से आर्या को घूर कर देखा। अब बच्चे, तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ? सब कुछ बताओ और सच बताओ। राजा से झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखा। जब वह अपना काम पूरा कर लेगी तो तुम्हारी बारी आएगी। तब तक चुप रहो। जैसे ही आर्या ने अपनी कहानी शुरू की, नीड ने अपने पीछे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने पीछे देखा और देखा कि वयोनपुल सांसा के साथ अंदर आ रहा है। आर्या के बोलते समय वे हॉल के पीछे चुपचाप खड़े थे। जब वह उस हिस्से पर पहुंची जहां उसने जोफ्रे की तलवार को ट्राइडेंट के बीच में फेंका था, तो रेनली बैराथियन हंसने लगा। राजा भड़क गया। सर बैरिस्टन, मेरे भाई को हॉल से बाहर निकालो इससे पहले कि उसका गला घुट जाए। लॉर्ड रेनली ने अपनी हंसी दबा ली। मेरा भाई बहुत दयालु है। मैं खुद ही दरवाज़ा ढूंढ सकता हूँ। उसने जोफ्रे को प्रणाम किया। शायद बाद में तुम मुझे बताओगे कि कैसे एक 9 साल की लड़की जो गीले चूहे के आकार की थी, झाड़ू के डंडे से तुम्हें निहत्था कर पाए और तुम्हारी तलवार नदी में फेंक पाई। जैसे ही दरवाज़ा उसके पीछे बंद हुआ, नीड ने उसे शेर का दांत कहते हुए सुना और एक बार फिर ठहाका लगाया। राजकुमार जोफ्रे घटनाओं का अपना बिल्कुल अलग संस्करण शुरू करते समय पीला पड़ गया था। जब उसके बेटे ने बात करना समाप्त किया तो राजा अपनी सीट से भारी होकर उठा। ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ के अलावा कहीं और रहना चाहता है। 7 नरकों में मैं इस बारे में क्या सोचूं? वह एक बात कहता है, वह दूसरी बात कहती है। वे अकेले मौजूद नहीं थे, नीड ने कहा। सांसा, यहाँ आओ। नीड ने आर्या के गायब होने की रात की कहानी का उसका संस्करण सुना था। वह सच्चाई जानता था। हमें बताओ कि क्या हुआ था। उसकी सबसे बड़ी बेटी हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी। उसने सफ़ेद रंग से सजे नीले मखमली कपड़े पहने हुए थे। उसके गले में एक चांदी की चेन थी। उसके घने भूरे बालों को तब तक ब्रश किया गया था जब तक कि वे चमक न जाएं। उसने अपनी बहन को देखा, फिर युवा राजकुमार को। मुझे नहीं पता, उसने आंसू भरे स्वर में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह भाग जाना चाहती हो। मुझे याद नहीं है, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम बहुत घटिया हो, आर्या चिल्लाई। वह अपनी बहन पर तीर की तरह झपटी, सांसा को जमीन पर गिरा दिया, उसे पीटने लगी। झूठी, 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 झूठी। आर्या, रुक जाओ, नीड चिल्लाया। जॉरी ने उसे लात मारते हुए उसकी बहन से अलग कर दिया। जब नीड ने उसे वापस उसके पैरों पर खड़ा किया तो सांसा पीली पड़ गई और कांपने लगी। क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने पूछा, लेकिन वह आर्या को घूर रही थी और उसे सुनाई नहीं दे रहा था। लड़की उस गंदे जानवर की तरह ही जंगली है, सेर्सी लैनिस्टर ने कहा। रॉबर्ट, मैं चाहती हूँ कि उसे सजा मिले। 7 नरक, रॉबर्ट ने कसम खाई। सेर्सी,
उसे देखो, वो एक बच्ची है। तुम क्या चाहते हो कि मैं उसे सड़कों पर कोड़े मारकर घुमाऊं? लानत है, बच्चों की लड़ाई। ये खत्म हो गया, कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ। रानी क्रोधित हो गई। जॉफ उन निशानों को जीवन भर अपने साथ रखेगा। उसकी जिंदगी। रॉबर्ट बैराथियोन ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा। तो वह ऐसा करेगा, शायद वे उसे सबक सिखाएंगे। नेड, देखो कि तुम्हारी बेटी क्या कर रही है, मैं अपने बेटे के साथ भी ऐसा ही करूंगा। खुशी से, महामहिम, नेड ने बड़ी राहत के साथ कहा। रॉबर्ट वहां से जाने लगा, लेकिन रानी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। और उस डायरवुल्फ का क्या हुआ? उसने उसके पीछे से आवाज लगाई। उस जानवर का क्या हुआ जिसने तुम्हारे बेटे को मार डाला? राजा रुका, पीछे मुड़ा। भौहें सिकोड़ी, मैं उस शापित भेड़िए के बारे में भूल गया था। रॉबर्ट दुखी नहीं दिखे। नहीं, ऐसा ही हो। नेड ने जॉरी की बाहों में आर्या को तनावग्रस्त देखा। जॉरी ने जल्दी से कहा, हमें डायरवुल्फ का कोई निशान नहीं मिला, महामहिम। रानी ने ऊंची आवाज में कहा, जो आदमी इसकी खाल लाकर देगा, उसे 100 स्वर्ण ड्रैगन दूंगी। एक महंगी खाल, रॉबर्ट ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे इसमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए, औरत। तुम लेनिस्टर के सोने से अपनी फर खरीद सकती हो। रानी ने उसे ठंडे दिमाग से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कंजूस हो। जिस राजा से मैं शादी करने वाली थी, वह सूरज ढलने से पहले ही मेरे बिस्तर पर भेड़िए की खाल बिछा देता। रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। भेड़िए के बिना भी यह एक बढ़िया चाल होगी। हमारे पास एक भेड़िया है, सेर्सी लेनिस्टर ने कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसकी हरी आंखें जीत की चमक से चमक रही थीं। उन सभी को उसकी बातें समझने में एक पल लगा, लेकिन जब वे समझ गए, तो राजा ने चिढ़कर कंधे उचका दिए। जैसा आप चाहें, सर एलिन से इसका ध्यान रखने को कहें। रॉबर्ट, तुम्हारा यह मतलब नहीं हो सकता, नेड ने विरोध किया। राजा अब और बहस करने के मूड में नहीं था। बस नेड, मैं अब और नहीं सुनूंगा। एक डायरवुल्फ एक क्रूर जानवर है। जल्दी या बाद में ये तुम्हारी लड़की पर भी उसी तरह हमला करेगा जैसे दूसरे ने मेरे बेटे पर किया था। उसके लिए एक कुत्ता ले आओ, वह इससे खुश रहेगी। तभी संसा को आखिरकार समझ में आया। उसकी आंखें डरी हुई थीं जब वे अपने पिता की ओर जा रही थीं। उसका मतलब लेडी नहीं है न? उसने उसके चेहरे पर सच्चाई देखी। नहीं, उसने कहा, नहीं, लेडी नहीं, लेडी ने किसी को नहीं काटा, वह अच्छी है। लेडी वहां नहीं थी, आर्या गुस्से से चिल्लाया। तुम उसे अकेला छोड़ दो। उन्हें रोको, संसा ने विनती की, उन्हें ऐसा न करने दो, कृपया कृपया। ये लेडी नहीं थी, ये निमेरिया थी। आर्या ने ऐसा किया, आप नहीं कर सकते। ये लेडी नहीं थी, उन्हें लेडी को चोट मत पहुंचाने दो। मैं उसे अच्छा बना दूंगी, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। वह रोने लगी। नेड सिर्फ इतना कर सकता था कि उसे अपनी बाहों में ले और उसे पकड़े रखे जब तक वह रोती रही। उसने कमरे के उस पार रॉबर्ट की ओर देखा। उसका पुराना दोस्त, किसी भी भाई से ज्यादा करीब। कृपया रॉबर्ट, उस प्यार के लिए जो तुमने मुझे दिया, उस प्यार के लिए जो तुमने मेरी बहन को दिया, कृपया। राजा ने उन्हें बहुत देर तक देखा, फिर अपनी पत्नी की ओर देखा। लानत है तुम पर, सेर्सी, उसने घृणा से कहा। नेड खड़ा हो गया, धीरे से खुद को सेंसा की पकड़ से छुड़ाया। पिछले 4 दिनों की सारी थकान उस पर फिर से हावी हो गई थी। तो फिर इसे खुद ही करो, रॉबर्ट, उसने ठंडी और तीखी आवाज में कहा। कम से कम इसे खुद करने की हिम्मत तो रखो। रॉबर्ट ने नेड को मृत आंखों से देखा और बिना कुछ कहे चला गया। उसके कदम शीशे की तरह भारी थे। हॉल में सन्नाटा छा गया। डायरा वुल्फ कहाँ है? सेर्सी लेनिस्टर ने अपने पति के चले जाने के बाद पूछा। उसके बगल में राजकुमार जोफ्रे मुस्कुरा रहा था। महाराज, जानवर को गेट हाउस के बाहर जंजीरों से बांध दिया गया है, सर बैरिस्टन सेल्मी ने अनिच्छा से उत्तर दिया। इलिन पेन को बुलाओ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, नेड ने कहा। जॉरी, लड़कियों को उनके कमरे में वापस ले जाओ और मेरे लिए आइस लाओ। उसके गले में पित्त की गंध आ रही थी, लेकिन उसने उन्हें जबरन बाहर निकाल दिया। अगर यह करना ही है, तो मैं करूंगा।
सेर्सी लेनिस्टर ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। तुम, स्टॉक, क्या ये कोई चाल है? तुम ऐसा क्यों करोगे? वे सब उसे घूर रहे थे, लेकिन संसा की नज़र ने उन्हें चौंका दिया। वह उत्तर की है। वह कसाई से बेहतर की हकदार है। वह अपनी आंखों में जलन और अपनी बेटी की चीखें कानों में गूंजते हुए कमरे से बाहर निकला और डायरवुल्फ के बच्चे को वहीं पाया जहां उसे जंजीर से बांधा गया था। नेड कुछ देर उसके पास बैठा रहा। लेडी, उसने नाम चखते हुए कहा। उसने कभी बच्चों द्वारा चुने गए नामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे देखकर उसे पता चल गया कि सेंसा ने सही नाम चुना है। वह बच्चों में सबसे छोटी थी, सबसे सुंदर, सबसे कोमल और भरोसेमंद। उसने उसे चमकीली सुनहरी आंखों से देखा और उसने उसके मोटे भूरे बालों को सहलाया। थोड़ी देर में जॉरी उसके लिए बर्फ ले आया। जब ये काम पूरा हो गया तो उन्होंने कहा, 4 लोगों को चुनो और उन्हें शव को उत्तर की ओर ले जाने को कहो। उसे विंटरफेल में दफना दो। इतनी दूर तक? जॉरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। इतनी सारी हदें पार कर? नेड ने पुष्टि की। लेनिस्टर महिला के पास ये त्वचा कभी नहीं होगी। वो अंततः सोने के लिए टॉवर की ओर वापस जा रहा था, तभी सेंडा क्लेगन और उसके घुड़सवार शिकार से लौटते हुए महल के द्वार से घुस आए। उसकी डेस्ट्रिया की पीठ पर कुछ लटका हुआ था, खून से सने लबादे में लिपटा हुआ एक भारी आकार। आपकी बेटी का कोई पता नहीं? हाउंड ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन दिन पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। हमें उसका छोटा सा पालतू जानवर मिल गया। उसने पीछे हाथ बढ़ाया और बोझ को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वह नेड के सामने धड़ाम से गिर गया। झुकते हुए नेड ने लबादा पीछे खींचा। उसे डर था कि उसे आर्या के लिए क्या शब्द खोजने होंगे, लेकिन यह निमिरिया नहीं था। ये कसाई का लड़का माइका था, जिसका शरीर सूखे खून से लथपथ था। ऊपर से किसी भयानक प्रहार से उसके कंधे से कमर तक लगभग आधा हिस्सा कट गया था। तुमने उसे नीचे उतारा? नेड ने कहा। हाउंड की आंखें उस भयानक कुत्ते के सिर वाले हेलमेट के स्टील के माध्यम से चमकती हुई लग रही थीं। वह भाग गया। उसने नेड के चेहरे को देखा और हंसा, लेकिन बहुत तेज नहीं।